नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए विवाह के बाद अलगाव की पीड़ा। आंगन में खाट पर लेटी अम्मा का दुर्बल शरीर दिन भर धूप सेकने के बाद और खेस में लिपटे होने पर भी सर्द था। पिछले कुछ सालों से चुस्त तंदुरुस्त अम्मा को एकाएक बुढ़ापे की कमजोरी ने ऐसा धर दबोचा था कि अब वह 24 घंटे बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। नहाना धोना भी बड़ी मुश्किल से किसी तरह तोसी और किस्नों की सहायता से हो पाता था। अम्मा तोसी का मुंह देखकर जी रही थी। बेटे तोसी की बहू घर में आने की आस में शायद अम्मा के प्राण अटके थे। बिस्तर पर पड़े पड़े हर पल भगवान से मनाती रहती कि काश तोसी शादी के लिए तैयार हो जाए और उसकी देखभाल करने वाली, उसे रोटी देने वाली, उसका तन मन से ख्याल रखने वाली एक सुघड़ सलोनी बहू घर में आकर चार चांद लगा दे। अम्मा के 3 बेटों में तोसी सबसे बड़ा था। जब वह 14 वर्ष का था, तभी उसके बाबूजी भगवान को प्यारे हो गए थे। उनके आकस्मिक निधन से तोसी का किशोर मन इतना आहत हुआ कि वह कई महीनों तक गहन खामोशी में डूबा रहा। न हंसता न बोलता। तब से जैसे दोनों छोटे भाइयों और माँ का गार्जियन बन दिन पर दिन गंभीर से गंभीरतर होता गया। मानो वह इन तीनों के लिए ही जीता था। स्वयं के लिए उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसका भविष्य, सुख दुख, पसंद नापसंद यह सोचना, ख्याल रखना ही उसका जीवन बन चुका था। माँ की अधिक से अधिक सेवा करना, हर तरह से उसके कामों में हाथ बटाना, उसे चिंता मुक्त रखना, ये सब उसकी दिनचर्या में शामिल था। तब से जो तोसी ने बुजुर्गियत ओढ़ी तो वह आज तक ऐसी बरकरार है कि शादी का जिक्र आते ही वह स्वयं को विवाह के लिए बड़ा बुजुर्ग मानने लगता है। बीएससी प्रथम श्रेणी में पास करने पर भी तोसी ने आगे पढ़ने का विचार छोड़कर एक इंटर कॉलेज में नौकरी कर ली थी। अपनी थोड़ी सी तनख्वाह में वह बड़ी समझदारी से घर का खर्च, भाइयों के कपड़े, किताबें आदि सभी जरूरतों को समेटता था। दोनों छोटे भाई, उसके भाई कम, बेटे अधिक थे। तोसी दिखने में कम आकर्षक न था। सुडौल चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें देखने वाले को सहसा ही अपनी ओर खींचती थी। लंबा कद, घने घुंघराले बाल, भावुक व्यक्तित्व, कुल मिलाकर पड़ोस की करुणा का दिल चुराने के लिए ये सब जरूरत से ज्यादा था। तोसी भी किशोरावस्था के सहज स्वाभाविक प्रभाव से अछूता न था। उसे भी करुणा अच्छी लगती थी। उसकी उपस्थिति से जैसे तोसी का सब कुछ सज संवर जाता था। बल्कि यो कहा जाए कि वह उसे मन की मन चाहता था तो गलत न होगा। पर अपनी चाहत से अधिक उस पर भाइयों का प्यार, उन्हें पाल पोस कर सेटल करने का इरादा अधिक हावी था। सो उसने करुणा के लिए अपनी चाहत को, अपनी भावनाओं को अधिक हवा नहीं दी और उन्हें मन में संजो कर जिंदगी जीता रहा, चुप चुप खामोश। करुणा भी उसके प्रेम में अंदर ही अंदर पगी रही। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब वह मूक आंखों से टप टप आंसू गिराती दुल्हन बनकर विदा हो गई। तब तोशी ने स्वयं को बड़ा खाली खाली महसूस किया। करुणा के विदा होने पर वह अपने कमरे में बंद होकर घंटों सुनी छत को ताकता रहा था और फिर एकाएक फपक कर रो पड़ा और न जाने कब तक आंसू बहाता रहा था। प्रेम को पीड़ा बनाने वाला वह स्वयं ही था। करुणा का अपराधी, अपनी खुशियों का दुश्मन। उसे किसी से गिला शिकवा नहीं था। उसका ही तो सब करा धरा था। फिर रोना कैसा, दर्द कैसा। लेकिन कुछ चीजें सदियों से साथ साथ चलती आई हैं, जिनमें प्यार और पीड़ा के साथ में आज तक कभी दरार नहीं पड़ी। तोसी के जीवन से प्यार तो विदा हो गया था, लेकिन जाते जाते पीड़ा उसे भेंट में दे गया था। ऐसे मुख प्रेम की पीड़ा जितनी असहाय होती है, उतनी ही असहनीय भी। ना उसे किसी के साथ बांटा जा सकता है, ना उसे शब्द लिए जा सकते हैं। बस मौन ही उसकी नियति होती है। धीरे धीरे दिन पखेरु की तरह उड़ते चले गए। सामने मनचाहा उद्देश्य होने पर भी, उसमें जुटे रहने पर भी तोसी अक्सर उदास रहता। आखिर वह भी तो एक इंसान ही था। इस पर अति भावुक और संवेदनशील करुणा से उसके भावनात्मक लगाव पर उसका नियंत्रण नहीं था। एक लंबा अरसा बीत जाने पर भी करुणा की याद उसके दिल में ज्यों की त्यों बनी रही।
दिल के रिश्ते, भावनाओं से जुड़े संबंध यदि शादी ब्याह की रस्मों से दफन हो जाया करते तो जीवन बड़ा आसान हो जाता। जीवन की उलझने सुलझ जाती। समय और उम्र के साथ तोसी की चाहत उसकी कर्तव्य परायणता के साथ घुल मिल गई और वह बढ़ते बढ़ते भाइयों को देख देख कर अपने लक्ष्य की ओर जोश से बढ़ने लगा। जब शेखर ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास की और वह उसके लिए चुना गया तो तोसी की खुशी नवे आसमान पर थी। वह मिठाई लेकर सीधा माँ के पास पहुंचा और बोला, लो अम्मा, भोग लगाओ। उनके मुंह में पेड़ा ठूसते हुए शेखर और दिवाकर को आवाज देने लगा। माँ बोली, अरे मंदिर में भी मीठा चढ़ा आया कि नहीं? तो वह मस्त कलंदर की तरह चिहुका, अरे छोड़ो भी अम्मा, मेरे लिए तो मेरा यह घर आंगन ही मंदिर है और तुम मेरी भगवान हो, तभी तो सबसे पहले तुम्हें भोग लगाया है। माँ यह सुनकर प्यार से आंखें तरेरती रसोई घर में जाकर तोसी के प्यार से और शेखर के पास होने की खुशी में छलछलाई आंखें पोंछने लगी। कुछ वर्ष बाद छोटे भाई दिवाकर के बीए कर लेने पर तोसी सुविचारित ध्येय के अनुसार उसे मर्चेंट नेवी की प्रवेश परीक्षा दिलाने मुंबई गया। छोटे शहर का सीधा साधा युवक बड़े शहर की, वह भी मुंबई जैसी माया नगरी की तड़क भड़क, उलझे यातायात, गगनचुंबी इमारतों, भीड़ भरी सड़कों और आंखों से मिनटों में इंसान का एक्सरे कर लेने वाली शैतान आत्माओं से अनजान था। यह उसके जीवन का पहला अवसर था जब वह छोटे भाई को लेकर मुंबई गया था। राजधानी एक्सप्रेस से कंधे पर बैग टांगे प्लेटफॉर्म पर उतरते ही दोनों भाई सटे सटे चलते। यात्रियों और कुलियों के धक्के झटके खाते किसी तरह रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचे तो टैक्सी वालों ने ललकार लगा लगा कर अपनी अपनी टैक्सी में उन दोनों को ले जाने के लिए घेराबंदी सी करके तोसी का दिमाग लगभग खाली ही कर दिया। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि कहां से सिटी बस पकड़े। तभी किसी सज्जन ने उसकी मदद की और वह बेस्ट की बस में चढ़कर धम से सीट पर बैठकर दिवाकर को अपने पास खींचता सा समेट कर कुछ निश्चित हुआ। पर यह चैन आराम भी थोड़े ही पल का था। उसे जहां उतरना था वह जगह कहीं निकल न जाए, सो कंडक्टर की स्थान संबंधी घोषणा को वह हर बार बड़े ध्यान से सुनता। इंतजार करते करते उसका स्टॉप भी आ ही गया। दोनों भाई उतरे और परीक्षा स्थल पर जाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की। फिर पास ही एक कैंटीन में हाथ मुंह धोकर कुछ खाया पिया। देखते ही देखते समय बीत गया और दिवाकर के परीक्षा हॉल में जाने की घड़ी आ गई। तोसी जब दिवाकर के साथ परीक्षा हॉल तक गया तो वहां अचानक उसे अपने एक पुराने सहपाठी का छोटा भाई दिखा। वह भी तोसी को देखते ही पहचान गया। एक परिचित को एकाएक उस अनजान शहर में पाकर दोनों भाइयों का कुछ हौसला बुलंद हुआ। सहपाठी का भाई बोला, भाई साहब, परीक्षा के बाद आप दोनों को मेरे साथ घर चलना होगा। घर पास ही है। तोसी को अजीत का बड़ा सहारा सा महसूस हुआ। उसने सोचा, इतनी दूर मुंबई आया है तो छोटी बुआ से मिल आना चाहिए। 10-15 साल हो गए, बुआ जी को भी सुखद आश्चर्य मिलेगा। यह सोचकर उसने अजीत से कहा कि परीक्षा के बाद वह दिवाकर को अपने घर ले जाए और वह स्वयं भी बुआ जी से मिलकर जल्द से जल्द उसके घर पहुंच जाएगा। बुआ जी के घर के लिए समय से निकलना भी जरूरी था। बस स्टॉप पर आकर वह घाट को ऊपर जाने वाली बस के नंबर की खोजबीन करने लगा। यद्यपि कुछ इलाकों में जाने वाली बसों के नंबर स्टॉप पर लिखे हुए थे, किंतु घाट को ऊपर का नाम उस सूची में नहीं था। किसी से पूछना भी उसे उचित नहीं लग रहा था। मन के भय उसे ऐसा करने से रोक रहे थे, लेकिन दूसरे की मदद के अतिरिक्त अब कुछ और उपाय भी उसे नजर नहीं आ रहा था। अतः उसने एक व्यक्ति से हिचकिचाते हुए धीरे से पूछा तो वह तपाक से बोला, मैं भी घाट को पर ही जा रहा हूँ। आप मेरे साथ ही उस बस में चढ़िए जिसमें मैं चढ़ूंगा। तो उसी को सहारा सा मिला। थोड़ी देर में बस आई और वह उसमें उस अनजान मार्गदर्शक के साथ सवार हो गया। रास्ते भर वह व्यक्ति तोसी से तरह तरह के सवाल करता रहा और सारी जानकारी बड़े प्यार और होशियारी से हासिल करके
उसने तोसी को उसकी बुआ के घर तक छोड़ने का बीड़ा उठा लिया। काफी देर हो चुकी थी। तोसी मन ही मन बेचैन था कि इतनी देर बुआ जी के घर तक पहुंचने में लग रही है। उसे वापस दिवाकर के पास भी पहुंचना है। तभी वह मीठा चतुर रहनुमा तोसी से बोला, उठो, अब हमें यहाँ उतरना होगा। तोसी और वह झटपट उतरे और उस व्यक्ति ने एक टैक्सी रोकी। तोसी बोला, देखिए, मैं टैक्सी का किराया नहीं दे सकूंगा। मैं पैदल चलने को तैयार हूँ। यहाँ से कितनी दूर चलना होगा? वह सातिर आदमी तोसी के कंधे को प्यार से थपथपाते हुए बोला, अरे प्यारे, तुमसे टैक्सी का भाड़ा मांगता कौन है? तुम इस शहर में अपुन का मेहमान हो, चिंता नहीं करने का। अपुन देगा भाड़ा। बेचारा तोसी मन ही मन उस अजनबी की उदारता से कृतज्ञ सा हुआ। सोच में डूबा टैक्सी में बैठ गया। कुछ देर बाद टैक्सी एक अजीब से इलाके में पहुंच गली दर गली गुजरती आगे बढ़ती गई। जिधर भी तोसी की नजर जाती उसे साज श्रृंगार करे युवतियां ही दिखाई पड़ती। उसका माथा ठनका, उससे रहा नहीं गया। अचकचाकर उसने पूछ ही लिया, यह कौन सी जगह है? अजनबी टेढ़ी मुस्कान के साथ शरारती नजर तोसी पर डालता हुआ बोला, इसे भिंडी बाजार कहते हैं। तोसी अचरज से बोला, भिंडी बाजार? नाम सुनकर थोड़ा यह सोचकर वह सहज हुआ कि यह बड़ा सब्जी मार्केट है। लेकिन एक ही सब्जी भिंडी के नाम पर इसका नाम क्यों रखा गया? या यहाँ भिंडी बहुत अच्छी किस्म की मिलती है? लेकिन सब्जी के ढेर टोकरा वगैरह तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दूर दूर तक उसके प्रश्न चिन्ह बने चेहरे को ताड़कर वह अजनबी शैतान उस पर ठठा कर हंस पड़ा। तो उसे पुनः विचलित हुआ। कुछ सिमट कर मानो अपने आप में दुबक सा गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे समझते देर नहीं लगी कि आज वह गलत फंस गया। सीधे सरल मन, सीधी सरल सोच वाले तोसी ने खामोश रहना ही ठीक समझा। तभी एक झटके से टैक्सी रुकी। भाड़ा चुकाकर वह अजनबी खट खट सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसे बड़े प्यार से एक घर में ले गया। तोसी का दिल एक अनजाने भय से बैठा जा रहा था। सजी धजी बैठक में बैठते ही कई जोड़ी आंखें पर्दे हटा हटा कर इधर से उधर से उसे देखने लगी। तोसी को लगा कि कहीं वह गस खाकर न गिर पड़े। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला। जेब में रुमाल निकालकर चेहरे पर छलछला आए पसीने को पोंछा। इतने में वह अजनबी रहनुमा दोस्त, जो अब तक उसकी नजर में राहजन दुश्मन बन चुका था, मैं अभी आया, यह कहकर चला गया। एक अधेड़ उम्र की औरत और तोसी ही कमरे में रह गए थे। तभी उस औरत ने तोसी को उठने का इशारा किया और अपने साथ दूसरे कमरे में ले चली। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दुर्जनों के हाथ पड़ने पर सिर झुकाकर आज्ञा मानने में ही खैर थी। कमरे के अंदर पैर रखते ही 3 किशोरियों ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया। एक ने दरवाजे की सिटकनी चढ़ाकर पर्दा खींच दिया। पास ही मेज पर रखे ट्रांजिस्टर पर बजता एक पुराना मधुर सलोना गीत, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, वातावरण को मखमली और मादक बना रहा था। तोसी के पीले पड़े चेहरे को देख एक किशोरी की तो हंसी ही छूट गई। दूसरे को शायद उसकी बेचारगी पर दया आ रही थी, सो उसने उसे हाथ पकड़कर हौले से कुर्सी पर बिठाया। तीसरी पास आकर उसके माथे का पसीना पोंछकर माथे पर अस्त व्यस्त पड़े बालों को पीछे कर प्यार से उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। तोसी तो ऐसा निर्जीव हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। उसका गला ऐसा सूख गया कि थूक भी नहीं निगला जा सके। उन तीनों ने खिलखिलाकर बातें करके उससे जितना नॉर्मल करने की कोशिश की, उसकी हालत घबराहट के कारण उतनी ही बिगड़ती चली गई। अपनी घबराहट दूर करने के लिए तोसी ने सब कुछ भूलकर अपना ध्यान उस गाने पर केंद्रित किया और आंखें मूंद कर उस गाने की मधुरता में खोता हुआ वहां के वातावरण से मानसिक रूप से दूर होने का प्रयास करने लगा। उन किशोरियों की तोसी को उत्तेजित करने की सारी कोशिश निष्फल होती जा रही थी। तोसी के सिर्फ हाथ पांव ही ठंडे नहीं थे, बल्कि सिर और सारा शरीर ही जैसे सुन्न हो गया था। उन युवतियों को लगा कि इस रूप के हाट में यह पंछी धोखे से लाया गया है।
एकाएक उन कंगनाओं के मन में तोसी के लिए कोमल भावनाएं जागने लगी। वे उसके प्रति नारी सुलभ संवेदना और सहानुभूति से भर उठी। उनके पेशेवर हाव भाव और कामुक भावनाएं तोसी के गुम होश हवास और बेचारगी से एकाएक वात्सल्यपूर्ण भावों में बदलने लगे। तीनों ने आंखों ही आंखों में तय किया और तोसी को 50 रुपये अपने पास से मदद के रूप में देकर छज्जे के पिछले दरवाजे से निकालकर गली में पहुंचकर टैक्सी से फटाफट गायब हो जाने की सलाह दी। उस पेशेवर भोग और विलास के इलाके की इस इंसानियत पर आश्चर्य से भरा मन ही मन ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देता। खैर मनाता पिंजरे से आजाद पंछी की भांति तोसी लंबे लंबे डग भरता चलता गया और उस गली उसके मोड़ के बिल्कुल पीछे छूट जाने पर ही उसकी सांस में सांस आई। एक बारगी उसने पीछे मुड़कर चारों ओर अच्छी तरह दृष्टि डालकर देखा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा या कहीं वही चालबाज अजनबी तो कहीं उसके पीछे फिर से नहीं आ रहा। उसका दिल परेशान था। तरह तरह के हैवानी ख्यालों की दसहत से फटा जा रहा था। उस इलाके से उसकी हवा से तुरंत दूर हो जाने की तीव्र इच्छा से उसने अगले बस स्टॉप तक के लिए टैक्सी कर ली। अजीत का पता जेब में था। टैक्सी वाले से दादर तक जाने वाली बस का नंबर पूछकर वह स्टॉप पर उतर गया। मन ही मन उसने तौबा कर ली थी कि वह अब इस माया नगरी में कभी किसी से आता पता नहीं पूछेगा। शाम घिरने लगी थी। उसे दिवाकर की भी चिंता हो रही थी। सौभाग्य से उसे बस की अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। बस के आते ही वह फुर्ती से चढ़कर आगे वाली सीट पर झपट कर बैठ गया, जिससे दादर आने पर वह शीघ्रता से अगले दरवाजे से उतरकर दिवाकर के पास पहुंच जाए। उसकी मनोस्थिति अजीबोगरीब हो रही थी। वह एक बड़े खतरे, एक दुर्घटना से सुरक्षित बचकर सही सलामत निकल आया था। उसके अंतर्मन में लगातार चिंतन मनन चल रहा था कि अब आगे इस शहर से अपने शहर पहुंचने तक क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दिवाकर के साथ कभी ऐसा न घटे। क्या कोई इंसान इतना घटिया और कुरूप भी हो सकता है कि बेवजह दूसरे इंसान को ऐसी घिनौनी स्थिति में फंसाकर चलता बने। अपना तो से भरे अपने सीधे सच्चे भोले भाले शहर की छोटी सी दुनिया में पले बढ़े तोसी का मेट्रो सिटी का पहला अनुभव बड़ा ही वितृष्णापूर्ण रहा। दादर आ चुका था। तोसी उतरा। उसकी नजर फुटपाथ पर बिकने वाले नगर की मार्गदर्शक पुस्तिका पर पड़ी। उसने बिना किसी देरी के एक पुस्तिका खरीद ली। काश यह पुस्तिका उसे पहले मिल गई होती तो वह उस अजनबी के चंगुल में न फंसता। 7 बजते बजते वह अजीत के घर पहुंच गया। वर्षों बाद अजीत की मां से मिलकर तोसी खुश होने के साथ साथ अपने साथ ताजी घटी दुर्घटना के कारण कुछ अधिक ही भावहीन हो गया। अपने शहर के कम परिचित लोग भी अचानक किसी अजनबी शहर में मिल जाने पर कितने अपने लगते हैं, यह तोसी ने पहली बार जाना। घर लौट आने पर तोसी कई महीनों तक उस घटना को नहीं भूला। अपने नजदीकी हर व्यक्ति को उसने वह घटना सुनाई। महानगरी में संभावित उस तरह के हादसों से उन्हें सचेत करने के इरादे से, साथ ही अपने उस भयंकर अनुभव को औरों के साथ बांटकर मन को हल्का करने की नीयत से भी। खैर उसके साथ जो घटा सो घटा, पर दिवाकर के साथ सब कुछ श्रेष्ठ घटा, क्योंकि वह परीक्षा में पास होकर मर्चेंट नेवी में सिलेक्ट हो गया था। दिवाकर ने तोसी के सपने को पूरा कर दिखाया था। तीनों भाइयों में सबसे छोटा बेटे समान दिवाकर तोसी की आशाओं पर खरा उतरा था। इस खुशी और उल्लास में तोसी अपने जीवन के उस तिक्त हास्य को काफी कुछ भूलने लगा था। तोसी अपने दिल की जरूरत से ज्यादा कोमलता और संवेदनशीलता से बहुत परेशान था, क्योंकि उसके कारण छोटी से छोटी अच्छी और बुरी बात या घटना उसके दिलो दिमाग में लंबे समय तक गड़ी रहती थी और वह चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता था। फिर भी उसने स्वयं को काफी बदलने का प्रयास किया, क्योंकि उसे लगा कि जीने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। फिर भी क्या व्यक्ति का मूल स्वभाव व जन्मजात आदतें बदल पाती हैं? तोसी के जीवन का मूल मंत्र उसके जीने का सहारा था संगीत। लगभग प्रतिदिन उसके 4-5 संगीत प्रेमी मित्र बिना नागा शाम को घर आते, बकायदा हारमोनियम, गिटार, बांसुरी, बागो, कागो, ढोलक व तबले के साथ रात 10 बजे तक उनका गाना बजाना चलता। माँ का भी मन लगा रहता। बीच में कृष्णो माँ को खाना भी खिला देती
और मित्र मंडली को एक एक कप चाय भी दे देती थी। संगीत गोष्ठी में बैठ जाने पर तोसी को खाने की भी जरूरत महसूस न होती। वह अक्सर कहता, खाना और गाना साथ साथ नहीं हो सकते। उसका कहना भी ठीक था, क्योंकि भरे पेट गाना बड़ा कठिन होता है। दूसरे जिसका ध्यान खाने में ही होगा वह गाएगा क्या? गीत संगीत तो एक ऐसी अनूठी और अनुपम कला है जो व्यक्ति को संसारिक उलझनों, तमाम झंझटों से दूर एक ऐसी सुख चैन से भरपूर उदात्त स्थिति में ले जाती है जहां उसकी आत्मा तृप्त होती है। जब आत्मा तृप्त होती है तो शरीर की भूख प्यास सब उड़ जाती है। आत्मिक तल भरा होता है तो शारीरिक तल पर भूख कहाँ रहती है। जब तक पूरी तरह व्यक्ति उस अनूठी दुनिया से अपनी आम स्थिति में वापस नहीं आता, तब तक शारीरिक जरूरतें उसे नहीं सताती। वह मानो एक साधक की भांति अपूर्ण सुकून और आनंद की स्थिति में आकंठ डूबा होता है। तो उसे इस मनोदशा में जीने वाला सच्चा संगीत प्रेमी था। शेखर और दिवाकर दोनों ही अपने पिता समान भाई को बेहद प्यार करते थे, उसे दिल से भरपूर सम्मान देते थे। तोसी की रुचि से वाकिफ दो भाइयों ने संगीत के लगभग सी साज उसे एक एक करके भेंट कर डाले थे। दोनों छोटे भाई मात्र आर्थिक रूप से ही नहीं, अपितु भावनात्मक रूप से भी खूब संपन्न थे। तोसी ने उन दोनों की खातिर अपने कैरियर, अपनी तमाम इच्छाओं की जो कुर्बानी दी थी, उसका एहसास उन्हें सदैव बना रहता था। तोसी के विवाह न करने के कारण था उसके मन में बैठा यह भय कि शादी के बाद कहीं वह अपने भाइयों के साथ अन्याय न कर बैठे, क्योंकि जब उसकी अपनी पत्नी होगी, बच्चे होंगे तो संभव है वह भाइयों को अपेक्षित ख्याल और प्यार न दे पाए। गृहस्थी के चक्रव्यूह में फंसकर छोटे भाइयों की ओर से कर्तव्य विमुख हो जाए। ऐसे ही बहुत सी बातें और प्रश्न उसके मन में घर किए हुए थे, जिनके कारण उसने अविवाहित रहना ही श्रेयस्कर समझा। वह अकेला है, इस बात का एहसास उसे तब होता जब दूसरे उसे कह कह कर इस अकेलेपन की याद दिलाते, वरना माँ, संगीत और काबिल छोटे भाइयों में उसके लिए दुनिया की हर खुशी सिमटी हुई थी। वह बहुत संतुष्ट और सुखी था। कई बार वह अपने दोस्तों से उनकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहता, अरे धूल डालो शादी पर, मैं इस झमेले से बचा हुआ मौज मस्ती से रहता हुआ क्या तुम्हें बुरा लगता हूँ, खटकता हूँ? शादी नहीं की तो क्या हुआ, तुमसे कम सुखी नहीं हूँ। उसकी इस मस्त दलील का उसके दोस्त ताली बजाकर और तबले की थाप देकर स्वागत करते तो माँ भी हंसे बिना न रहती। रोज शाम को 4 बजे से 6 बजे तक तोसी कुछ बच्चों को गणित पढ़ाता, जिनमें 2 बच्चे नौकरानी किस्मों के होते, 2-3 बच्चे उन गरीब घरों से होते जो उसके कॉलेज में पढ़ते थे और ट्यूशन फीस देने की क्षमता नहीं रखते थे, तथा 1-2 अपने मित्र जनों के बच्चे होते जो गणित के सवाल सही हल करने का गुरु मंत्र उस जैसे ज्ञानी और दिल से पढ़ाने वाले गुरु से सीखना चाहते थे। वर्तमान परिदृश्य में जहां समाज और आज का मानव जीवन उपभोक्ता संस्कृति से बुरी तरह आवेशित है, हर कार्य, हर क्रिया, रिश्ते, बंधन सब अर्थ आधारित हो गए हैं, मात्र धन के लोभ और स्वार्थ पर टिके हैं। ऐसे परिवेश में तोसी जैसा निस्वार्थ रुपये पैसे के लोभ से दूर, जरूरतमंद बच्चों को दिलो जान से पढ़ाने वाला, उनके भविष्य की खातिर उन पर अपना समय, अपनी शक्ति खर्च करने वाला गुरु परम सौभाग्य से ही मिलता है। बच्चे ही नहीं, बच्चों के माँ बाप भी तोसी के प्रति बड़ा आदर भाव रखते कि बच्चे मात्र एक अच्छे व आदर्श अध्यापक से नहीं, अपितु एक सच्चे और खरे इंसान से सलीके से पढ़कर सही मार्गदर्शन पा रहे हैं। अपने इस व्यवस्थित एवं स्थापित जीवनचर्या में तोसी सुखी और संतुष्ट नजर आता था। न जाने भगवान ने उसमें कितनी उदारता, कितनी संवेदनशीलता कूट कूट कर भर दी थी, क्योंकि वह हर अकेले, उपेक्षित और दुखी व्यक्ति का जरूरत के समय साथ देने वाला शहर का अकेला व्यक्ति था। वरना जहाँ व्यक्ति चाहकर भी साथ न देने के 10 कारण खोज लेते हैं, वहीं दूसरी ओर तोसी जरूरतमंद का साथ देने के लिए अनेक परेशानियों और अड़चनों से घिरा होने पर भी हमेशा कमर कसकर तैयार रहता। ऐसा फक्कड़ साधु स्वभाव था तोसी का। कुछ माह पहले गरीब मास्टर सोहन की मौत की खबर मिलते ही तोसी कोट पहन और मफलर गले में डाल तड़के ही उनके घर पहुंच गया।
बेचारे रात में सोते सोते ही चल बसे थे। घर में टीबी की मरीज पत्नी के सिवाय कोई नहीं था। घर गरीबी का ऐसा डेरा कि एक वक्त खाना बन जाए तो दूसरे वक्त पानी पीकर ही रहना पड़ता था। दोनों पति पत्नी सन्नाटे और दर्द के साये में घिरा अंधेरे घुटा घुटा सा घर शारीरिक और भावनात्मक रूप से टूटे व कमजोर मास्टर सोहन के लिए सोते सोते मर जाने के लिए काफी था। तोशी ने अपनी संगीत मंडली व अन्य कुछ परिचितों की सहायता से मास्टर साहब की अर्थी तैयार की। वह मंजीरे और ढोलक सहित भजन गाते हुए उन्हें पूरे सम्मान के साथ शमशान घाट ले गया। पूरी श्रद्धा से अंतिम संस्कार कर फिर उसी निर्लिप्त भाव से अपनी रोज की जिंदगी में लौट आया। ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी तो हिमालय की कंदराओं और वनों में भी ढूंढे नहीं मिलेगा। जैसा तोशी संसार की संसारिकता में रहकर था, यह सब उसकी आदत में शुमार था। यह सब कुछ वह किसी को दिखाने के लिए या अपनी महान छवि बनाने के लिए नहीं करता था, वरन ऐसे अवसरों पर उससे रुका नहीं जाता था। उसके कदम बरबस ही उस ओर उठ पड़ते थे जहाँ उसकी जरूरत होती थी। पर जरूरत पड़ने पर तोशी के आड़े समय में कितने मिलने वाले उसके साथ खड़े होते हैं। कभी कभी यह प्रश्न उसकी माँ को व्याकुल करता था। जब माँ उसके मिलने वालों के प्रति, अपना के प्रति रोष प्रकट करती तो तोशी ठहाका लगाकर कहता, बुरा न मानो, होली है। अरे अम्मा, अगर तुम यही गिनती रही, यही देखती रही कि मेरा किसने साथ दिया और किसने नहीं, तो खाना सोना और जीना सब भूल जाओगी। सो माँ मेरी, अपने इस तोशी की तरह मस्त बन जाओ और प्रभु के गुण गाओ। अम्मा हंसती और हमेशा यही कहती कि मस्त तो मैं रहती ही हूँ और प्रभु के गुण भी गाती हूँ, क्योंकि मुझे उसने तेरे जैसा सोना सा बेटा जो दिया है, बस तेरी जैसी ही सोने सी बहू। और तोशी वही माँ को चुप करा आगे बोलने ही न देता और कहता, शुभ शुभ बोलो। पिछले कुछ दिनों से तोशी खोया खोया और उदास रहने लगा था। यद्यपि दिनचर्या बिल्कुल सही और स्वस्थ चल रही थी, फिर भी न जाने उसे कैसा खालीपन ग्रसी हुए था। आजकल उसे सब कुछ अर्थहीन सा लगने लगा था। खुले आकाश के नीचे आंगन में थोड़ी चरपाई पर पड़ा वह अक्सर घंटों आंखें मूंदे रविवार का दिन आत्मविश्लेषण करते हुए बिता देता। उसे कभी कभी लगता है कि वाकई वह अकेलेपन का शिकार हो गया है। माँ, भाई, दोस्त सब ठीक ही कहते थे कि उसे शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, दिमाग तर्क पेश करता। अकेले रहकर जिस व्यवस्था से हर ध्येय को नियोजित कर वह हासिल कर सका, भाइयों का जीवन बना सका, तब क्या वह इतनी आजादी से इतना सब कुछ कर पाता? शायद नहीं, शायद हाँ भी। मन उसे उलझाता। इसका निर्णय तो जीवन साथी की उदारता, अनुदारता, उसका स्वभाव और सोच विचार करता। तभी दहलीज का दरवाजा चरमराया। तो उसे झटके से उठा तो क्या देखता है कि दिवाकर दो भारी भारी सूटकेस लिए आंगन में खड़ा था। हंसता मुस्कुराता उसने झुककर माँ और तोशी के पैर छुए और गले लग गया। तोशी की तो खुशी का ठिकाना न रहा। बोला, अरे आने की खबर तो कर देता। दिवाकर शरारत से बोला, खबर कर देता तो आपको और अम्मा को चौंकाता कैसे? देर रात तक खूब बातें होती रहीं। अगले दिन शाम को जब तोशी की मित्र मंडली आई तो दिवाकर ने भी शामिल होकर और भी जोर शोर से संगीत की बैठक जमाई। सबके चले जाने के बाद रात का खाना खाते समय दिवाकर तोशी से बड़े प्यार से किंतु एक अधिकार पूर्वक निर्णयात्मक स्वर में बोला, भाई साहब, इस बार मैं लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ, इस इरादे से कि एक प्यारी सी भाभी घर में लेकर आऊंगा, पूरे करने दीजिए। तो उसे कुछ बोलने को हुआ तो दिवाकर ने बीच में ही फैसला सुना दिया कि बोलिए, कुछ भी बोलिए, पर शादी के लिए न के अलावा कुछ भी बोलिए। घर में कदम रखा तो अकेले चारपाई पर पड़े आप, दूसरी ओर बरामदे में लेटी हुई गुमसुम अम्मा, कैसा उदास और सन्नाटे में डूबा घर लगा। अंदर घुसते ही भाभी होगी तो रौनक रहेगी, घर की बात ही कुछ और होगी। तो उसी आज्ञाकारी की तरह दिवाकर की बातें सुनता रहा। उसे दिवाकर के सोच पर, अपने लिए उस ख्याल और प्यार पर खुशी भी हो रही थी, पर दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर उसे खाए जा रहा था कि तेज तर्रार या नासमझ जीवन संगनी आ गई तो क्या होगा। तभी दिवाकर ने अगला ट्रम्प कार्ड फेंकते हुए कहा, दशहरे पर दिल्ली से शेखर भैया और भाभी भी आने वाले हैं, उस फोटो के साथ जिसे हम सबने तो बहुत पसंद किया है, पर अब आपको अपनी राय देनी है।
यह सुनकर तोशी घबरा सा गया। वह अब तक दिवाकर की बातों को बड़ी शांति और सहजता से यह सोचकर ले रहा था कि शादी का मसला अंतिम रूप लेते लेते लंबा समय तो लेगा ही, और संभव है लंबे अरसे में शादी की बात टल जाए। किंतु दिवाकर की अगली बात से तो तोशी को दिवाकर की भाभी उसी क्षण घर में बैठी नजर आने लगी। तो ये दोनों छुट भइये इस बार मेरी शांति भंग करने पर उतारू हैं। दोनों ने चुपचाप लड़की भी देख ली और दिवाकर पहले ही से आकर मेरा ब्रेन वॉश करने लगा है। तोशी भाइयों की प्यार भरी चतुरता से गदगद हो उठा, किंतु दूसरे ही पल फिर उसे चिंता सताने लगी। शेखर और जया दशहरा की छुट्टियों में आए हुए थे। वे तोशी को लड़की की फोटो भी दिखा चुके थे और तोशी को लड़की पसंद भी आ गई थी, परंतु वह स्वयं को शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। माँ, दोनों भाइयों और जया सभी ने तोशी को बार बार समझाया कि जितना नकारात्मक वह वैवाहिक जीवन को समझ रहा है, ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। आखिर शेखर और जया भी तो खुशी खुशी रह रहे हैं। तोशी के अनेक मित्र भी गृहस्थी बसाकर सुख से रह रहे हैं। खूब तर्क वितर्क और सोच विचार के बाद दिवाकर और शेखर तोशी को विवाह के लिए तैयार करने में सफल हो गए। उन्होंने इस शुभ काम में देर करनी ठीक नहीं समझी। दिवाकर तो वैसे भी 3 माह की छुट्टी लेकर आया था, सो दिसंबर के पहले हफ्ते में शुभ मुहूर्त देखकर शादी की तारीख निश्चित की गई। शादी की सभी रस्में तोशी के मना करते करते भी पूरी की गई, लेकिन सादगी से जब कल्याणी के साथ तोशी ने घर में कदम रखा तो खुशी से पुलकित माँ ने बड़े ही चाव से दोनों की आरती उतारकर टीका करके मुंह मीठा कराया और ढेरों आशीष वचनों के साथ अपने प्यारे बेटे व बहू का घर में स्वागत किया। माँ का कमजोर शरीर जैसे बहू के घर में आते ही जीवंत हो गया। सलोनी सी भाभी के आगमन से शेखर, जया, दिवाकर भी बड़े उत्साहित थे। घर में खूब रौनक और चहल पहल थी, किंतु तोशी चाहकर भी सहज नहीं हो पा रहा था। सरमाया हिचकिचाया सा अपने ही घर में अजनबी सा हो गया था। मानो कल्याणी बहुत अच्छी थी, रूप, गुण और स्वभाव सभी में बढ़ चढ़कर थी। कभी कभी तोशी को लगता वह गुणी कल्याणी के लायक नहीं। पता नहीं वह उसे सुखी रख पाएगा या नहीं, क्योंकि वह अपने मूडी और एकाकी स्वभाव से स्वयं भी डरता था। देखते ही देखते दिवाकर की छुट्टियां भी खत्म हो गई और एक एक करके शेखर, जया, दिवाकर सभी वापिस चले गए। घर में रह गए 3 प्राणी, अम्मा, तोशी और कल्याणी। कल्याणी ने बहुत कुशलता और सुघड़ता से घर संभाल लिया था। कृष्णों को वह मौसी कहकर बुलाती, माँ की बड़े प्यार से सेवा करती। तोशी पर तो उसका सब कुछ न्यौछावर था। तोशी के मित्रों की आवभगत में भी वह कोई कसर नहीं छोड़ती। तोशी कल्याणी की सुघड़ता और कर्मठता से बड़ा प्रभावित था। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, किंतु 6 माह बीतते बीतते कल्याणी परेशान रहने लगी, क्योंकि अकेले रहने का, फकड़पन से जीने का आदि। तोशी उसकी हर बात की रूखेपन से उपेक्षा कर देता। वह यदि कहती कि धूली प्रेस की हुई कमीज पैंट पहनकर कॉलेज जाइएगा, तो तोशी को उसका ऐसा कहना जरा भी न भाता और वह मुसी तुसी कमीज पहनकर चलता बनता। कल्याणी जब भी शाम को कभी कभार शहर के इकलौते इंदिरा पार्क में घूमने जाने की बात कहती तो तोशी अनिच्छा दिखाकर उसे अकेले घूम आने को कहता। कभी उसका दिल रखने को बाजार तक भी साथ लेकर नहीं जाता। ऐसे ही खाने पीने में भी वह उसका कभी साथ न देता। कभी वह मन से विशेष चीज उसे खुश करने के लिए बनाती तो तोशी को कोई फर्क न पड़ता। प्यार तो वह उसे करता था, पर उसे स्वयं को कल्याणी के अनुरूप ढालना नहीं आ रहा था, जबकि कल्याणी ने स्वयं को तोशी के अनुरूप काफी बदल लिया था। पर इस साझे परिवर्तन का तात्पर्य नहीं था कि उसका अस्तित्व ही शून्य हो जाए। परिवर्तन दोनों ओर अपेक्षित था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कौन सा बिंदु था जिस पर पहुंचने पे तोशी उसे सहजता से स्वीकार कर ले। कभी तो तोशी में उसे वह प्यार और ख्याल की उमंग दिखे जिसके लिए वह तरसती है, पर वह तरसती ही रही और तोशी उसे जानकर नहीं वरन अनजाने में तरसाता रहा। उलसित फुलसित कल्याणी धीरे धीरे मुरझाई मुरझाई रहने लगी। वह स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगी। तोशी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे वह घर में रहे या 10-15 दिन को मायके चली जाए।
माँ तो कल्याणी की सेवा से इतनी खुश थी कि फूली न समाती थी। कृष्णो भी बहुरानी के गुण गाते न थकती। एक तोसी ही था जो उसके अलावा सब पर ध्यान देता, पर कल्याणी के सेवा भाव प्यार ख्याल पर उसे कभी लाड न आता। दरअसल वह कल्याणी की मानसिकता भावनात्मक खालीपन को महसूस ही नहीं कर पाया था। सलीके से कपड़े पहनकर चुस्त होकर घर से बाहर जाने की बात सुनकर तोसी को लगता कि कल्याणी उसके सहज जीवन को असहज बना रही है। बाजार साथ जाने और पार्क में साथ साथ घूमने जाने की मनुहार को तोसी ने बोझ और बंधन माना। कल्याणी भी अपने मन को, अपने अस्तित्व को कहां तक कुचलती। भावनात्मक मौत एकदम नहीं, धीरे धीरे आती है। रोजमर्रा की जीवन से जुड़ी छोटी छोटी पर महत्वपूर्ण भावनाओं के एक के बाद एक आहत होने पर एक दिन वह पल आ पहुंचा जब उपेक्षित कल्याणी ने हार कर तोसी से हमेशा के लिए दूर जाने का निर्णय दुखी और बेहद दुखी मन से ले ही लिया। विवाह स्वस्थ भागीदारी साझे समझौतों की बुनियाद से शुरू होकर परस्पर प्यार और सम्मान से घोषित होता है और पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति समर्पण व निष्ठा की भावना उसकी जड़ें मजबूत करती हैं। बेहद समझदार, संवेदनशील, विचारशील, माँ बेटे भाइयों मित्रों आदि के रिश्तों की नजाकत व गरिमा को बखूबी समझने वाला तोसी विवाह के रिश्ते की नजाकत और गरिमा को समझने में असफल रहा। यह बेमन से किए जाने वाले काम के प्रति व्यक्ति जैसा लापरवाह होता है, वही रुख कुछ कुछ तोसी का शायद बेमन से किए गए सबके द्वारा उस पर थोपे गए विवाह के प्रति और उसके माध्यम से सौगात में मिली कल्याणी के प्रति था। पर इस सब में बेचारी कल्याणी का तो कोई दोष नहीं था। तोसी अनजाने में ही कल्याणी को बात बात पर आहत कर भावनात्मक जड़ता की ओर धकेल रहा था। कल्याणी न चाहकर भी वैसी बनती जा रही थी। पति को प्यार करने वाली कल्याणी उसके प्रति तनिक भी कठोर नहीं बनना चाहती थी, पर भावनात्मक ठंडापन उसे जकड़ता जा रहा था। दोनों में से कोई भी जानकर कुछ नहीं कर रहा था, फिर भी अनहोनी घटती जा रही थी। शायद अलगाव ही उन दोनों की नियति में था। कल्याणी इस बार जो मायके गई तो लौट कर ही नहीं आई। तोसी ने उसके उस निर्णय को अहंकार समझा, जबकि वह अहंकार नहीं, कल्याणी की पीड़ा थी। दोनों को एक दूसरे से दूर रहते हुए पहले 1 महीना बीता, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और हर मिनट, हर पल, हर दिन रूठी कल्याणी इस बीच उम्मीद करती, चुप चुप बाट जोहती रही कि तोसी अकेलेपन से घबरा कर दौड़ा दौड़ा उसके पास आएगा और उसे साथ ले जाएगा। शनै शनै यह आश निराशा में बदलने लगी। फिर बीतते महीनों के साथ जैसे उन दोनों के बीच की बची खुची निकटता भी बीतने लगी। दोनों ही कष्ट और पीड़ा में थे, खामोश रहकर उसे और बढ़ाते जा रहे थे। कल्याणी तरफ कर सोचती, काश एक बार तोसी उससे प्यार से घर लौट आने की बात कहे, भले ही लेने न आए, एक फोन ही कर दे तो वह सब मान सम्मान भूलकर दौड़ी चली जाएगी। पर उधर तोसी को लगता कि वह क्यों कल्याणी के आगे झुके, जैसे खुद गई है वैसे ही वापस भी आए। अगर वह साथ नहीं रहना चाहती तो न रहे। मैं तो पहले ही कहता था, जानता था विवाह के लिए मैं अनाड़ी आदमी हूँ, पर किसी ने एक नहीं सुनी मेरी। एक दूसरे से इस तरह की आशाओं ने तोसी और कल्याणी के मध्य की दूरी इतनी बढ़ा दी कि फिर 1 वर्ष का लंबा समय बीत जाने पर दोनों में से किसी से भी वह फासला तय न किया गया। तोसी के घर कपड़ों, चादरों आदि से भरा कल्याणी का एक बक्सा अभी तक रखा था। तोसी के लिए कल्याणी के लौट आने का अब एक वही अंतिम सहारा था। भले ही तोसी ऊपर से शांत दिखता था, पर अंदर ही अंदर वह बेहद अशांत और टूटा हुआ था। दिन पर दिन वह कल्याणी की कमी अधिक महसूस करने लगा था। अब उसे कल्याणी की हर छोटी से छोटी बात और उसके साथ अपना रूखा बर्ताव सब कुछ रह रहकर सताने लगा था। कोई क्षण ऐसा न था जब वह उठते बैठते, खाते सोते न पछताता हो। अपने किए पर धिक्कारता था कि इतनी अच्छी पत्नी की कितनी बेकदरी की उसने। अब वह सोचने लगा था कि जिस दिन कल्याणी अकेली या भाई के साथ उस बक्से को लेने आएगी, उस दिन प्यार से वह उसका हाथ पकड़कर हमेशा के लिए रोक लेगा, पूरी तरह उसके आगे समर्पण कर देगा। मन ही मन स्वयं को उस शुभ घड़ी के लिए तैयार करता। तो उसे एक एक दिन, एक एक हफ्ता,
एक एक महीना गिनता रहा, पर कल्याणी न आई। उसकी जगह आया उसका संदेशा। दिल्ली से बिजनौर जाने वाले एक व्यक्ति के हाथ कल्याणी ने यह संदेशा भेजा कि अगर तोशी को आपत्ति न हो तो वह उसका बक्सा संदेश वाहक के साथ भेज दे। संदेशा पाकर तोशी का दिल बैठ गया। वह अंदर से निष्प्राण सा हो गया। न जाने क्या क्या सोचता। उदास चारपाई पर औंधे मुंह पड़ा रहा। घंटों पीड़ा के सागर में गोते लगाकर खुद पर व्यंग से हंसा। आत्मलाप में उसने स्वयं को धिक्कारा। वाह तोष, दूसरों का जीवन बनाने वाले, संवारने वाले, तुझसे अपना ही जीवन न बनाया गया। इतनी अच्छी बीवी की कदर न जानी, उसे घर से जाने पर मजबूर कर दिया। क्या गलती थी उसकी कि तेरा घर संभालती थी? तेरी माँ की तुझसे भी ज्यादा सेवा करती थी। इतने कम समय में माँ की उसने इतनी सेवा की थी, इतना सुख दिया था, प्यार दिया था, जितना तू आज तक भी न कर पाया। क्या गलती थी उसकी कि वह तुझे, तेरे जीवन को संवार कर व्यवस्थित करना चाहती थी और बदले में थोड़ा सा तेरा प्यार भरा साथ चाहती थी। वाह रे तोशी वाह। अब झेलो अपने अकेलेपन को। यार तोशी, इस जन्म में तो तू नालायक के नालायक ही रहा। नीरा मूर्ख अनाड़ी। उसके कहने से थोड़ी अपनी आदतें संवार लेता तो क्या बिगड़ जाता। अगले दिन संदेश वाहक बक्सा लेकर जाने वाला था। तोशी ने आंगन में बिछी चारपाई पर बक्से का सारा सामान धूप लगाने के लिए बड़े प्यार से लगाया। एक एक कपड़ा निकालता और हर कपड़े की परतों में लिपटी यादें उसका दिल सालने लगती। शाम को बक्से को झाड़कर साफ करके करीने से उसमें कल्याणी का सारा सामान फिर से लगा दिया। फिर कुछ सोचता रहा। अपने उमड़ते आंसुओं को जबरन रोकता रहा, पर जब रुका न गया तो अंदर कमरे में जाकर फपक पड़ा। किसी तरह अपने को संभाला। एक कागज पर लिखा, हो सके तो अपने इस गुनाहगार को माफ कर देना, और उसे बक्से में कपड़ों पर रखकर बक्सा बंद कर ताला लगा दिया। जब अगले दिन संदेश वाहक व्यक्ति आया तो तोशी ने भारी मन से बक्सा उसके सुपुर्द कर दिया। तोशी को लगा जैसे उसका सब कुछ चला गया। इतना व्याकुल तो वह कल्याणी के जाने पर भी नहीं हुआ था, जितना इस बक्से के जाने पर हुआ। शायद उसने अपना सारा प्यार, ख्याल, अपनी वे सारी कोमलता, भावनाएं, संवेदनाएं, गहरे सोच इस बक्से से जोड़ लिए थे, जो उसे कल्याणी से जोड़ने चाहिए थे। उसे बड़ा पछतावा होता रहा कि उसने कल्याणी का दिल, उसकी भावनाएं क्यों न समझी, क्यों अनजाने ही उसकी उपेक्षा करता रहा। बक्से का प्रसंग तो खत्म हुआ, पर अभी तोशी को महसूस हुआ कि जीवन के कुछ भावी प्रसंग अभी शेष है, जो दिल से जुड़े हैं। संभव है वे उसे पुनः कल्याणी से जोड़ दे। नहीं भी जोड़े तो भी उन खामोश शेष प्रसंगों के सहारे ही वह अपना एकाकी जीवन काट देगा। सकारात्मक और सुखद आशाएं जीवन जीने का बहुत बड़ा सहारा होती हैं। घर फिर उसी उदासी और सन्नाटे से भर गया था। यह उदासी और सन्नाटा पहले से अधिक गहरा और कचोटने वाला और तोशी को असहज बनाने वाला था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।